यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप तो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। एंड सर, एक बात बताइए, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में कितना कवर करता है? एक बात बताओ, सबसे अपन जो है वो लास्ट में छोड़ के चले जाते हैं इस टॉपिक को और बोलते हैं अरे यार इससे पता नहीं करे नहीं करे, वैसे वाला टॉपिक है। और इस बार आपने देखा होगा मेरा ट्रेंड कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको वो टॉपिक पहले करा रहा हूं जो लास्ट में आप छोड़ के चले जाते हो, लेकिन उसका वेटेज अच्छा खासा रहता है एग्जाम में। तो पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन जो है वो कितने मार्क्स कवर करने वाला है? तो गाइज मैं बताऊं, ये आपका 5 से लेके और 6 मार्क्स है वो एग्जाम में कवर करने वाला है। और 5 to 6 मार्क्स है वो जाने मत देना, मैं बढ़िया से आपको रिवाइज कराने वाला हूं। ये सीधे 5 से 6 मार्क्स है वो आपके पास होने चाहिए। एंड मेरे ने ये देखा है इस बार करके, ठीक है, बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद उसको लाइक ही नहीं कर रहे, उसको मतलब कमेंट ही नहीं कर रहे करके, ठीक है, तो भैया वो कर लो चुपचाप पहले तो चलिए अब अपन चालू करते हैं, एक एक पेनल्टी की बात करते हैं। तो पेनल्टी में सबसे पहले पेनल्टी है दैट इज द सेक्शन 221 का पेनल्टी। और 221 का पेनल्टी क्या बोलता है कि भैया अगर आपको कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका है या आपकी कोई डिमांड ऑफ टैक्स है या टीडीएस टीसीएस आपने पे नहीं किया तो आपको असेसिंग डिफॉल्ट बनाया जाता है। अगर आपको याद रहेगा तो गाइस पता है आपको एक सेक्शन होती है 156 और 156 को हम लोग बोलते हैं डिमांड नोटिस। तो जब भी आपसे कोई डिमांड निकाली जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिमांड नोटिस भेजता है। वो डिमांड नोटिस आपको 30 डेज में पे करना रहता है। अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया तो 31st डे से आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लग जाता है अंडर सेक्शन 220 का। एंड उसके साथ साथ में आपका 100% पेनल्टी लग सकता है अंडर सेक्शन 221। अब एक बात समझना, ये पेनल्टी कौन लगाएगा? तो गाइस एक बात बताऊं, ये 100% ऑफ द जितना आपका टैक्स अरियर होता है उतना पेनल्टी लगता है और ये पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। अब आप मुझे बोलोगे सर असेसिंग ऑफिसर होता कौन है? तो गाइस आपको असेसमेंट प्रोसेस में मैंने बताया था असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, या तो एसीडीसी है या फिर तुम्हारा जेसी है, जॉइंट कमिश्नर है, या फिर आईटीओ है, ये असेसिंग ऑफिसर में आते हैं। एंड उसके साथ साथ में जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर, ये तुम्हारे किस में आते हैं? असेसिंग ऑफिसर में आते हैं। यहां पे एक और चीज समझना गाइस कि ये लोग आपके असेसिंग ऑफिसर में आते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था जो एडिशनल सीआईटी रहता है ना, एडिशनल सीआईटी एंड एडिशनल डीआईटी, ये लोग भी आपके असेसिंग ऑफिसर में आते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट पेनल्टी आती है सेक्शन 271A की। और ये 271A की पेनल्टी अपन पीजीबीपी में भी देखते हैं। पीजीबीपी में आपको पता है अपन ने सेक्शन 44AA देखी थी। 44AA क्या बोलती है कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बनानी पड़ती है? उसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए कुछ स्पेसिफाइड बुक बनानी पड़ती है, अदर के लिए कुछ भी आप ऐसी बुक बना दो जिससे कि एओ आपका असेसमेंट कंप्लीट कर पाए। अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो वहां पे आपको 25,000 रुपीज तक का पेनल्टी लग सकता है। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा? ये पेनल्टी या तो असेसिंग ऑफिसर है, जॉइंट कमिश्नर है, या फिर सीआईटी अपील है, वो लगाता है। उसके बाद में सेक्शन 271AA और 271G की पेनल्टी, ये पेनल्टी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पे? ट्रांसफर प्राइसिंग में। अगर आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में पता रहेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हो या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हो या डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील है वो ये पेनल्टी लगा सकते हैं। पेनल्टी कितनी लगती है? 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो गाइस अगर आपको पता रहेगा, मैंने आपको बताया था टीपी स्टडी रिपोर्ट आपने बनाई नहीं, या टीपी स्टडी रिपोर्ट जब आपसे मांगी गई तो आप उसको सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी लगेगा। 271AAC, 271AAC, ये पेनल्टी कब लगती है? जब आपकी इनकम डीम्ड इनकम मानी जाती है अंडर सेक्शन 68 से लेके 69D में। अगर आपको याद रहेगा 68 सेक्शन से 69D ये मिसलेनियस प्रोविजन करके टॉपिक है, उसमें मैंने दे रखा है 68 क्या होता है? कैश क्रेडिट। अगर मान लो आपके पास में कुछ ऐसा क्रेडिट आया, आपसे पूछा ये कहां से लाया है, उसका आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे हो या फिर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पर टैक्स लगता है। और वो टैक्स लगता है बहुत ही हाई टैक्स रेट है, आपको पता है 60% का टैक्स रेट, 25% सरचार्ज, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो उसमें 78% की रेट से टैक्स लग जाता है और 78% की रेट से जो टैक्स आता है ना, उस टैक्स का आपको 10% की रेट से पेनल्टी लगेगा। तो जो भी तुम्हारा टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपको 10% की रेट से पेनल्टी लगेगा। और ये पेनल्टी कौन लगा सकता है? एओ लगा सकता है, जॉइंट कमिश्नर अपील लगा सकता है, एंड सीआईटी अपील है वो लगा सकता है। लेकिन एक चीज समझना, जब अगर ये पेनल्टी लग गई है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको फिर 270A का पेनल्टी नहीं लगेगा। जो अंडर रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का पेनल्टी है वो आपको नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है 271AAD। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि आपने अगर कोई भी फॉल्स एंट्री की है या फिर आपने कोई एंट्री को किया ही नहीं,
और वो किस लिए किया है? क्योंकि आपको टैक्स बचाने के लिए। जैसे आपने फेक है वो खर्चे की एंट्री कर दी, या फिर कोई सेल्स का इनवॉइस था उसका एंट्री ही नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर केस में गाइस आपका जो फॉल्स एंट्री का जितना अमाउंट है ना उसका 100% तक पेनल्टी लग सकता है। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा? ये पेनल्टी भी आपका असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर अपील एंड सीआईटी अपील है वो लगा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी फॉर द फॉल्स एंट्री और ओमिशन ऑफ एनी एंट्री विच इज रिलेवेंट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन टू इवेड द टैक्स लायबिलिटी। मतलब टैक्स लायबिलिटी को इवेड करने के लिए आपने क्या किया है कि फॉल्स एंट्री किया है, या फिर आपने जो है वो एंट्री किया ही नहीं है, आपने एंट्री को ओमिट कर दिया, आपने एंट्री किया नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे आपको 100% ऑफ द एंट्री का जो अमाउंट था उतना पेनल्टी लग सकता है। अब यहां पे फॉल्स एंट्री का मतलब होता क्या है, तो उसको डिफाइन कर रखा है। फॉल्स एंट्री मींस आपने कोई भी ऐसा फॉर्ज या फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज द फॉल्स इनवॉइस लाया, आपने खर्चे का जो है वो फेक इनवॉइस आपने लाया, और इन जनरल अ फॉल्स पीस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो भैया वो फॉल्स एंट्री में आएगा। या फिर इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ इशूड बाय द पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द सच गुड्स और सर्विस और बोथ। ए गाइस आपको पता है जीएसटी क्रेडिट के लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यही करते हैं कि सच में गुड्स खरीदते नहीं है, सिर्फ बिल ले लेते हैं, सच में गुड्स खरीदते नहीं है, सिर्फ बिल्स ले लेते हैं, तो वो भी तुम्हारे फॉल्स एंट्री में आएगा। या फिर इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ टू और फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो आगे वाला पर्सन है वो पर्सन ही जिंदा नहीं है, मतलब जिस पर्सन से आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई किया या खरीदा वो पर्सन ही है नहीं, और आपने एक फेक इनवॉइस ला लिया, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड योर फॉल्स एंट्री। अब यहां पे एक और चीज समझना, दिस पेनल्टी एप्लीकेबल ऑन पर्सन हु मेक सच फॉल्स एंट्री एंड ओमिट एन एंट्री टू इवेड टैक्स लायबिलिटी। तो जो पर्सन फॉल्स एंट्री कर रहा है, मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट पे तो ये पेनल्टी लगेगी लगेगी भैया, ये पेनल्टी उस पर्सन पे भी लगेगी जो पर्सन ने इसको मोटिवेट किया है फॉल्स एंट्री करने के लिए। तो देखो, एनी अदर पर्सन हु कॉज द पर्सन इन एनी मैनर टू मेक द फॉल्स एंट्री और ओमिट एनी एंट्री टू इवेड द टैक्स लायबिलिटी। तो यहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अकाउंटेंट है और आप आर्टिकल हो, आपने अगर मोटिवेट किया है किसी को फॉल्स एंट्री करने पे, तो आप पे भी ये पेनल्टी लग जाएगी। तो ये पेनल्टी कौन सी है? ये पेनल्टी है आपकी सेक्शन 271 ए की पेनल्टी। कौन लगाएगा? एओ, जॉइंट कमिश्नर, सीआईटी अपील लगा सकते हैं, जॉइंट कमिश्नर अपील और सीआईटी अपील लगा सकते हैं। 100% ऑफ फॉल्स एंट्री का जो अमाउंट रहेगा उतना ये पेनल्टी लगेगा, और ये पेनल्टी फॉल्स एंट्री के केस में लगती है। फॉल्स एंट्री का मतलब होता है या तो आपका कोई भी फॉर्ज या फिर फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट है, जैसे फेक इनवॉइस वगैरह, उसके वो है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स एंट्री। या फिर अगर मान लो कोई भी ऐसा इनवॉइस है जिसमें एक्चुअल गुड्स और सर्विस दिया ही नहीं गया, सिर्फ इनवॉइस लिया है, वो भी फॉल्स एंट्री में आएगा। या फिर कोई ऐसा इनवॉइस है जिसमें जिस पर्सन के नाम से वो इनवॉइस है वो पर्सन है ही नहीं करके एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो भी तुम्हारे फॉल्स एंट्री में आएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, यहां पे जो पर्सन ने फॉल्स एंट्री किया उस पे भी ये पेनल्टी लगेगा, और जिसने इसको मोटिवेट किया था फॉल्स एंट्री करने के लिए उस पे भी ये पेनल्टी लगेगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 271 ए करके। और 271 ए ये जो है इससे रिलेटेड आपको हो सकता है ट्रस्ट टॉपिक का अगर एमसीक्यू या केस सिनेरियो आता है उसमें इससे रिलेटेड आपको पेनल्टी का क्वेश्चन आ सकता है। तो गाइस आपको पता है मैंने आपको ट्रस्ट टॉपिक में ये पढ़ाया था कि कभी भी कोई भी ट्रस्ट है वो अपने रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए असेट या इनकम यूज नहीं कर सकता। और ट्रस्ट के रिलेटिव कौन कौन होते हैं? तो ट्रस्ट के रिलेटिव में आपको पता है, वन इज द फाउंडर और ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, सेकंड इज द सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, थर्ड इज द थर्ड इज द लाइक इफ एचयूएफ इज अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर और फाउंडर, तो उसके जितने भी मेंबर है वो भी रिलेटिव हो जाएंगे, ट्रस्टी वगैरह वो रिलेटिव होते हैं। अब गाइस उनके बेनिफिट के लिए अगर कोई भी सर्विस दी या कोई भी असेट यूज करने दी, इनकम यूज करने दी, तो अगर भैया आपको पता है उस पर्टिकुलर केस में जितना उनको बेनिफिट दिया उस वैल्यू को टैक्सेबल कर देते हैं अपन, और उस पर 30% टैक्स लगता है। अरे वो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, यहां पेनल्टी और लगेगी। अगर पहली बार आपने वायलेशन किया है, जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है उसने अगर मान लो ट्रस्टी के लिए, फाउंडर के लिए बेनिफिट दिया और पहली बार वायलेशन किया है, तो जो भी वायलेटेड अमाउंट है उसका 100% तक पेनल्टी लगेगा। लेकिन गाइस अगर ये सबसीक्वेंट वायलेशन है तो उस पर्टिकुलर केस में 200% तक पेनल्टी लगेगा, और ये पेनल्टी कौन लगाएगा? असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। तो देखो अगर ट्रस्ट ने अपने जो भी लाइक क्या बोलते हैं रिलेटिव होते हैं, ट्रस्ट के रिलेटिव, फाउंडर है, ऑथर है, ट्रस्टी है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है, उनके बेनिफिट के लिए अगर ट्रस्ट का इनकम या एसेट यूज किया, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर फर्स्ट टाइम वायलेशन हुआ है तो जितना वायलेटेड अमाउंट है उसका 100% तक पेनल्टी लगेगा, और सबसीक्वेंट के केस में 200% ऑफ द वायलेटेड अमाउंट का पेनल्टी लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है 271 करके। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर मान लो आप ऑडिट नहीं कराते हो, टैक्स ऑडिट नहीं कराते हो, तो पेनल्टी कितनी लगेगी? 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000 व्हिचएवर इज लोअर, और ये असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी लगाता है। उसके बाद में 271 ये आती है कि ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट नहीं कराते। ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपको पता रहेगा कि जिन लोगों पे ट्रांसफर
ट्रांसफर प्राइसिंग लगती है, उनको क्या करना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक 3CEB में ऑडिट करानी पड़ती है। तो उसका फॉर्म नंबर होता है 3CEB में, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर ऑडिट नहीं कराई तो उस पर्टिकुलर केस में 1 लाख रुपीस तक का पेनल्टी लगेगा, और ये 1 लाख का पेनल्टी कौन लगाएगा, असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। उसके बाद में गाइस 271J का पेनल्टी है ना, ये 271J का पेनल्टी बेसिकली, ये 271J का पेनल्टी है, ये बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मर्चेंट बैंकर वगैरह उन पे लगेगा। कि अगर किसी ने, कोई भी सीए है, मर्चेंट बैंकर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसने अगर मान लो इनकरेक्ट रिपोर्ट दे दी या इनकरेक्ट कोई भी सर्टिफाइड करके दे दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में 10,000 का पेनल्टी लगेगा। तो देखिए, फर्निशिंग ऑफ द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और मर्चेंट बैंकर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो 10,000 पर फेलियर का पेनल्टी लगेगा। और ये पेनल्टी कौन लगाएगा, असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर अपील या फिर सीआईटी अपील लगाएगा। उसके बाद में गाइस एक सेक्शन होती है 271K का, और 271K का पेनल्टी क्या बोलता है पता है आपको? पता है, अगर आपको याद रहेगा तो हमने सेक्शन 35 में एज वेल एज सेक्शन 80G में हमने ये बताया था कि देखो, अगर आपको 35 में डिडक्शन चाहिए, अब 35 इज रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, और जब आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को डोनेट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन वो आगे वाली जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो इंस्टीट्यूशन आपको डोनर को सर्टिफिकेट देगी, और डोनर को सर्टिफिकेट कब तक देना पड़ता है, 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एज वेल एज द वो क्या करते हैं, आपसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेंगे, कब, अप टू 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मींस दैट इज द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एज वेल एज द ट्रस्ट टॉपिक, नॉट ट्रस्ट, बेसिकली अपन ने डिडक्शन टॉपिक में भी 80G में भी ऐसा था कि जब भी आप कोई चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अगर आप कोई डोनेशन वगैरह देते हो तो वो आपको डोनर सर्टिफिकेट देंगे, एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपसे रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे, और वो सबमिट कब तक करना पड़ता है, दैट इज द 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। गाइज, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने क्या किया, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया डोनर को, या फिर जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो स्टेटमेंट सबमिट करना था वो अगर नहीं किया, तो एओ इसमें पेनल्टी लगाएगा। और पेनल्टी कितनी होगी, 10,000 से लेके 1 लाख रुपीस तक की पेनल्टी होगी। तो 10,000 रुपीज से लेके और 1 लाख तक की पेनल्टी यहां पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन द 271C। 271C क्या बोलती है पता है, कि अगर आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा, आपने किसी का टीडीएस काटना था बट टीडीएस नहीं काटा, या फिर आपको पता है ये जो सेक्शन होती है 194B विनिंग वाली, 194R दैट इज रिवॉर्ड वाली, मतलब कुछ बेनिफिट्स वगैरह देते हैं, 194S जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, एंड 194BA दैट इज ऑनलाइन गेमिंग। अगर मान लो इसमें आपको पता है, मैंने आपको वहां टीडीएस टॉपिक में बताया था कि यहां पे ये इंश्योर करना पड़ता है कि आगे वाले ने उसका टैक्स पे कर दिया, उसके बाद ही वो विनिंग को रिलीज करेंगे, अदरवाइज वो रिलीज नहीं करेंगे। तो ये इंश्योर नहीं कर पाए, ये इंश्योर नहीं कर पाए, तो उस पर्टिकुलर केस में 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन विच ही फेलियर टू डिडक्ट और पे और एंश्योर पेमेंट ऑफ दैट टैक्स, 100% उसका पेनल्टी लग जाएगा। और ये पेनल्टी जॉइंट कमिश्नर लगाता था, लेकिन गाइस अभी अमेंडमेंट आ गया है, ये पेनल्टी 1/4/2025 से कोई भी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये पेनल्टी कब लगती है, फेलियर टू डिडक्ट द टीडीएस और टू पे। अब एक बात समझना, यहां पे टीडीएस काटा बट आपने टीडीएस लेट जमा कराया, तो क्या जमा लेट कराया उसमें ये पेनल्टी लगेगी? आंसर इज नो। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये पे किसके लिए है पता है, कि जो बाकी वाली जो चीजें है 194B, 194R, 194S, 194BA में, उसमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि भैया आगे वाले ने जो है वो टैक्स पे कर दिया, या फिर आपको दे दिया तो आप जाके टीडीएस जमा करा दोगे, आगे वाला एडवांस टैक्स भर के आ गया, आपको चालान बता दिया, ये इंश्योर करने से रिलेटेड है। और इसी को लेके गाइस एक केस लॉ भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक केस लॉ दे रखा है, और उस केस लॉ में ये क्लेरिफाई होता है, दैट इज द केस लॉ है यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का, कि क्या 271C का पेनल्टी है वो लग सकता है जब नॉन पेमेंट और बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ द टीडीएस, मतलब आपने टीडीएस काटा बट पे नहीं किया, या फिर आपने जो टीडीएस है वो लेट जमा कराया, तब क्या ये पेनल्टी लग सकती है? आंसर इज नो। ये जो पेनल्टी लगेगी ना, ये पेनल्टी सिर्फ तभी लगेगी जब आपने टीडीएस काटा ही नहीं है, या फिर आप ये इंश्योर नहीं कर पाए कि भैया उसमें टीडीएस विनिंग पे वगैरह टैक्स गवर्नमेंट को जमा हो चुका है, ये इंश्योर नहीं कर पाए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये पेनल्टी लगती है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस लास्ट एक पेनल्टी आती है 271CA, और 271CA इज रिलेटेड टू द टीसीएस। अगर मान लो आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, तो 100% ऑफ अमाउंट ऑफ द जिस पे टीसीएस आपने 100% ऑफ अमाउंट ऑफ टीसीएस जो आपने कलेक्ट नहीं किया, उतना पेनल्टी लग जाएगा। और ये पेनल्टी जॉइंट कमिश्नर लगाता था, लेकिन अब ये पेनल्टी जो है वो कोई भी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। चलिए अब अपन सबसे इंटरेस्टिंग पेनल्टी चालू करने वाले हैं, और जो एग्जाम में आती है, एंड दैट इंटरेस्टिंग पेनल्टी इज सेक्शन 270A का पेनल्टी, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी फॉर द अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम।
तो अगर आपकी इनकम है वो अंडर रिपोर्टेड हुई है या इनकम मिस रिपोर्टेड हुई है तो उस पर्टिकुलर केस में ये पेनल्टी लगेगी। और एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट ये वाली सेक्शन है। सर सबसे पहली चीज ये पेनल्टी कौन लगाता है? तो ये पेनल्टी या तो कोई भी असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है। जब असेसमेंट में आपकी इनकम बढ़ाई तो असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। अगर मान लो अपील में आपकी इनकम बढ़ाई तो ज्वाइंट कमिश्नर अपील या सीआईटी अपील लगाएगा। एंड गाइस अगर मान लो सीआईटी पीसीआईटी जो होते हैं, जो आपके रिवीजन में अगर आपकी इनकम बढ़ाई तो जो सीआईटी पीसीआईटी है वो ये पेनल्टी लगा सकते हैं। ये पेनल्टी कितनी लगती है? तो जो भी आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी ना, आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम आई, उस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे जो भी आपका टैक्स आएगा उस टैक्स का 50% ये पेनल्टी है। अंडर रिपोर्टेड इनकम, उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स का 50% ये पेनल्टी है। लेकिन गाइस ये अंडर रिपोर्टेड इनकम जो है, अगर ये मिस रिपोर्टिंग वाली है, मिस रिपोर्टेड इनकम है, अंडर रिपोर्टिंग वाली इनकम जो है वो मिस रिपोर्टिंग वाली है, तो उसमें जो भी टैक्स आएगा उस पे 200% का पेनल्टी लगेगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितना लगेगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो उस पर्टिकुलर केस में 50% ऑफ द टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन ये मिस रिपोर्टिंग का केस है तो 200% ऑफ द टैक्स ऑन द अंडर रिपोर्टेड इनकम, बिकॉज अंडर रिपोर्टेड इनकम ही मिस रिपोर्टेड इनकम बन जाती है। एंड गाइस मिस रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस पे आपका 200% पेनल्टी लगेगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं, देखो अंडर रिपोर्टेड इनकम जो होती है ना, उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स का, अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो टैक्स का 50% पेनल्टी, बट अगर मिस रिपोर्टिंग का केस है तो टैक्स का 200% पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन सर एक बात बताओ, अंडर रिपोर्टेड इनकम बोलते किसको है? गाइस मैं यहां पे एक बढ़िया बढ़िया कुछ एग्जांपल आपको सिखाने वाला हूं और वो एग्जांपल पे आपने ध्यान दे दिया, आपका काम बन जाएगा। तो देखो सबसे पहली चीज, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में आपने अपनी इनकम 10 लाख बताई थी। एग्जांपल नंबर 1 यहां पे देखना, हाँ एग्जांपल नंबर 1, आपने रिटर्न फाइल किया, रिटर्न में आपकी इनकम 10 लाख थी तो रिटर्न फाइल किया तो इंटीमेशन आएगी। इंटीमेशन में अंडर सेक्शन 143(1) आपकी इनकम 15 लाख है। गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आपकी इनकम है वो बढ़ गई, और इनकम कितने से बढ़ गई? इंटीमेशन में, इंटीमेशन में इनकम 5 लाख से बढ़ गई। दिस इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। मींस जो भी आपकी इनकम इंटीमेशन में बढ़ती है दैट इज नॉट अ अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। लेकिन गाइस जैसे ही आपकी इंटीमेशन के बाद आपकी इनकम और बढ़ गई असेसमेंट में अंडर सेक्शन 143(3) में, और आपके इंटीमेशन में इनकम 15 लाख थी और असेसमेंट में आपकी इनकम जो है वो आपकी 22 लाख हो गई। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे आपकी जो इनकम बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 7 लाख बढ़ी। तो गाइस क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है? आंसर इज यस, इट इज कॉल्ड योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो इन सिंपल वर्ड में ऐसा बोलूं कि अगर आपकी रिटर्न इनकम से अगर मान लो इंटीमेशन में इनकम बढ़ जाती है तो दैट इज नॉट कॉल्ड अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस। लेकिन इंटीमेशन के बाद असेसमेंट में आपकी इनकम बढ़ गई तो ये 15 लाख से ऊपर 22 लाख, 7 लाख रुपए इनकम बढ़ गई। दिस इज द अंडर रिपोर्टिंग का केस। आंसर इज यस, इट इज ट्रीटेड एज योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन सर एक बात बताओ, एक बार असेसमेंट के बाद में वापस असेसमेंट हुआ और वापस आपकी इनकम यहां पे 8 लाख रुपए से आपकी इनकम और बढ़ गई, तो क्या ये भी अंडर रिपोर्टिंग का केस है? आंसर इज यस, इट इज ऑल्सो अंडर रिपोर्टिंग इनकम। ये भी तुम्हारी अंडर रिपोर्टेड इनकम है करके, ठीक है। तो चलिए अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर यहां पे 7 लाख रुपए अंडर रिपोर्टिंग है और यहां पे 8 लाख रुपए अंडर रिपोर्टिंग है, तो इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो चलो पहले मैं बात करता हूं 7 लाख रुपए पे। तो गाइस 7 लाख पे टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है बताएं, कि पहले जो इंटीमेशन में आपका जो इनकम था 15 लाख, उसमें इस अंडर रिपोर्टेड इनकम को ऐड करो, दैट इज कम्स टू 7 लाख को ऐड करो तो 22 लाख होगा। तो पहले आप टैक्स निकाल दो किस पे? 22 लाख पे। पहले आप कैश टैक्स निकालो 22 लाख पे और माइनस कर दो टैक्स ऑन द 15 लाख, माइनस कर दो टैक्स ऑन द 15 लाख, तो आपका टैक्स आ जाएगा 7 लाख पे। तो 7 लाख पे टैक्स निकालने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो आप एक काम करो कि जो आपकी इंटीमेशन में इनकम थी 15 लाख, प्लस कर दो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है 7 लाख, तो प्लस कर दोगे तो 22 लाख आ जाएगा। तो 22 लाख पे टैक्स निकालो और फिर उसमें से लेस कर दो, 15 लाख पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। एंड गाइस टैक्स ऑन जो अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगा उस पे आप पेनल्टी ले लो। अगर अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो जो भी टैक्स आएगा उस पे 50% पेनल्टी ले लो, बट अगर मिस रिपोर्टिंग का केस है तो उस पे आप 200% पेनल्टी ले लो।
अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या बोला, देखो आप एक काम करो, अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी 7 लाख है, तो आप एक काम करो, टैक्स निकालो 15 लाख प्लस 7 लाख दैट इज 22 लाख पे आप जो टैक्स आता है वो निकाल दो, और माइनस कर दो 15 लाख पे टैक्स कितना आता है वो माइनस कर दो, जो बचेगा वो टैक्स आपके 7 लाख पे हो जाएगा। आप मुझे बोलोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं बोल रहे डायरेक्टली कि 22 लाख पे टैक्स निकालो और 15 लाख पे टैक्स आता है वो माइनस कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे का एक रीजन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप एक काम करो, 15 लाख प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है 7 लाख, तो आप 22 लाख रुपीस पे पहले टैक्स निकालो और माइनस 15 लाख पे जो टैक्स आता है वो लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब एक और बात समझना, जैसे यहां पे आपकी इनकम 22 लाख से 30 लाख हो गई, तो 22 लाख से 30 लाख हो गई तो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है 8 लाख है, तो अब आप 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालो, आप एक काम करो, पहले 22 लाख प्लस 8 लाख दैट कम्स टू द 30 लाख, 30 लाख पे टैक्स आप कैलकुलेट कर दो और माइनस कर दो 22 लाख पे टैक्स करके, वो माइनस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज द टैक्स ऑन 8 लाख रुपीस। एंड गाइस ये जो टैक्स ऑन 8 लाख रुपीस आएगा, इस पे अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो आप 50% पेनल्टी लगाओ, मिस रिपोर्टिंग का केस है तो 200% पेनल्टी लगाओ। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल हमने पहले रिटर्न फाइल किया था उसमें लॉस बताया था, तो लॉस बताया था आपने, जैसे रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में आपने लॉस बताया 12 लाख का, अब ये लॉस बताया था और अब आपके इंटीमेशन में आपकी इनकम हो गई, उसमें भी लॉस ही है बट लॉस कम हो गया, 2 लाख से लॉस कम हो गया, तो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं आपकी इनकम जो है वो 2 लाख से बढ़ गई, क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है? आंसर इज नो। देखो इंटीमेशन में आपकी इनकम चेंज होती है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइज यहां असेसमेंट में आपका लॉस और कम हो गया, जब असेसमेंट में आपका लॉस है वो और कम हो गया, दैट इज 8 लाख से कम हो गया, तो गाइज यहां पे आपका 8 लाख से इनकम बढ़ गया और 8 लाख से इनकम बढ़ गया, तो क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है? आंसर इज यस, यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम है 8 लाख का। अब इस 8 लाख पे आपको टैक्स निकालना है, बट 8 लाख पे टैक्स कैसे निकालना सर? ऊपर वाले में मैं तो आपने क्या बताया था कि यहां पे 7 लाख पे टैक्स निकालने के लिए आप एक काम करो, 15 लाख प्लस 7 लाख करके टैक्स निकाल दो और माइनस 15 लाख पे टैक्स लेस कर दो, आपने ये बताया था। लेकिन सर यहां तो एक बात बताओ, माइनस में 8 लाख करेंगे तो माइनस पे तो कुछ टैक्स आएगा ही नहीं ना, तो इस केस में एक काम करो, जब आपके लॉसेस कम हो रहे हैं ना, तो उस केस में जितना आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है इसी को आप इनकम मान के सीधा इसी पे टैक्स निकाल दो। मींस यहां पे 8 लाख को आप इनकम मानो और सीधा 8 लाख पे टैक्स निकाल दो, और जो भी टैक्स आएगा दैट इज द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। और अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो 50% पेनल्टी लगाओ, मिस रिपोर्टिंग का केस है तो 200% पेनल्टी लगाओ। उसके बाद में अगले में क्या हुआ, आपके लॉसेस थे 2 लाख के और अब आपके इनकम में कन्वर्ट हो गया, दैट कम्स टू द 5 लाख रुपीस। पहले लॉसेस थे 2 लाख के और वो आपके इनकम में कन्वर्ट हो गया, और इनकम में कन्वर्ट हो गए और ये हो गया दैट इज द 147 में 5 लाख। तो एक बात बताओ, यहां पे आपकी इनकम कितनी बढ़ी? 7 लाख बढ़ी, तो इसमें भी आप एक काम करो, सीधा 7 लाख पे आप टैक्स निकाल दो और जो टैक्स आएगा उस पे 50% या 200% है वो आप पेनल्टी बना लो। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर पहले हमने कोई रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो पहले अगर हमने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया, जैसे आपने कोई रिटर्न फाइल किया ही नहीं था, तो आपकी इंटीमेशन आएगी नहीं, सीधी सी बात है। अब आपका सीधा असेसमेंट हो गया, सीधा 143, 144 या 147 हो गया और उसमें आपकी इनकम 25 लाख है, तो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? सीधे 25 लाख। भाई आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था और सीधा ही आपका असेसमेंट हो गया, और असेसमेंट में आपकी असेस्ड इनकम 25 लाख है, तो 25 लाख इज योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइस ध्यान रखना, अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो यहां पे आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम 25 लाख नहीं होगी, 25 लाख माइनस बेसिक एग्जाम्पशन। बेसिक एग्जाम्पशन कितनी होती है न्यू टैक्सेशन रिजीम में? 4 लाख रुपीस, तो आप 4 लाख रुपीस को लेस कर दो तो 21 लाख इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। बट 21 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे पता है? टैक्स निकालने के लिए वापस बेसिक एग्जाम्पशन को जोड़ना पड़ेगा, तो 21 लाख प्लस 4 लाख दैट कम्स टू द 25 लाख, और 25 लाख पे टैक्स निकाल दो। अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो आप सीधा कितना परसेंट ले लो? 50%, और अगर मिस रिपोर्टिंग का केस है तो उस पर्टिकुलर केस में 200%। अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपकी इंटीमेशन आई नहीं, और इंटीमेशन नहीं आई, सीधा असेसमेंट हो गया, और असेसमेंट में आपकी इनकम 25 लाख है, तो यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी? तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो स्लैब रेट वाले लोग हैं, उनके केस में आप एक काम करो, 25 लाख में से आप बेसिक एग्जाम्पशन को लेस कर दो।
25 लाख में से बेसिक एग्जाम्पशन को लेस कर दो तो 21 लाख आया। 21 लाख इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। बट हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द 21 लाख? तो टैक्स निकालते टाइम वापस से वो 4 लाख ऐड कर दो, तो 25 लाख पे टैक्स निकाल दो और 25 लाख पे टैक्स आएगा। दैट इज द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम और उसका 50% या 200% पेनल्टी लगा दो। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई वगैरह पार्टनरशिप फर्म, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, मतलब इनको छोड़ के जो स्लैब रेट वाले एसएससी है इनको छोड़ के अगर कोई है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम 25 लाख है, तो पूरा ही आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है और उस पर्टिकुलर केस में 25 लाख पे सीधा टैक्स निकाल दो और उस टैक्स का जो भी 50% या 200% है वो आपका पेनल्टी आ जाएगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा ना, आपका जो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम वाला जो पेनल्टी वाला इशू है वो यहीं पे क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वो बहुत ही बढ़िया है। एलडीआर मार्क कर दो फटाफट करके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है कि यहां पे दो एसएससी है, एक तो अल्फा रेजिडेंट फर्म है, फर्म पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स रेट क्या रहती है? दैट इज द 30%। दूसरी है बीटा लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी मतलब डोमेस्टिक कंपनी है, और इसका टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर 23-24 का 430 करोड़ है। तो टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, तो इस पे भी टैक्स रेट क्या रहेगी? आपकी 30% की रेट से रहेगी। 115BAA इन्होंने नहीं लिया, आपको 115BAA को इग्नोर करना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अपन फर्म की बात करते हैं। तो फर्म के केस में आप देखो 35 लाख से 45 लाख हुआ, तो यहां पे 15 लाख का इनकम बढ़ा, लेकिन ये किस में बढ़ा? रिटर्न फाइल किया था तब 35 लाख था, और आपका 143(1) इंटीमेशन में आपका इनकम 45 लाख हो गया, तो 10 लाख से बढ़ गया। तो गाइस एक बात बताऊं, क्या ये अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम है या नहीं है? राइट आंसर इज नो, दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम। इंटीमेशन में इनकम बढ़ना इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइस यहां पे देखिए 45 लाख से 62 लाख हो गया, तो 45 लाख से 62 लाख हो गया, तो ये कितना बढ़ा? तो 62 माइनस 45 कर दीजिए, ये आपका 17 लाख बढ़ गया। तो 17 लाख रुपीस जो है, क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है? आंसर इज यस, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है। बट 17 लाख पे आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप एक काम करो, 45 लाख प्लस 17 लाख 62 लाख आएगा। पहले 62 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस कर दो 45 लाख पे टैक्स है वो माइनस कर दो, तो जो भी टैक्स बचेगा दैट इज द टैक्स ऑन 17 लाख रुपीस। कैसे निकालने का? तो देखो आप 62 लाख रुपीस का 30% ले लीजिए और 30% में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज द 19,34,400 आया। तो 19,34,400 आया। अब आप एक काम करो, आप 45 लाख पे टैक्स निकालो, तो 45 लाख का 30% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 14,04,000। सो 14,04,000 आ गया। इसका जो डिफरेंस रहेगा दैट इज द 530,400, और इस पे आपका पेनल्टी लगेगा। अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो 50%, मिस रिपोर्टिंग का केस है तो 200%। तो ये अंडर रिपोर्टेड का केस है तो यहां पे 50% आपका पेनल्टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में 62 लाख से 81 लाख हो गया, तो 81 माइनस 62 इट्स कम्स टू द 19 लाख। तो 19 लाख जो है वो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। आंसर इज यस, क्योंकि असेसमेंट में आपका इनकम बढ़ गया। अब 19 लाख पे आपको पेनल्टी कैसे निकालनी है? पहले 81 लाख पे टैक्स निकाल दीजिए, फिर आप 62 लाख पे जो टैक्स आता है वो आप लेस कर दीजिए। तो आपने 81 लाख पे टैक्स निकाला, मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 25 लाख 27,200। तो 25 लाख 27,200, उसमें से आप एक काम करो, 62 लाख पे टैक्स जो आता है वो लेस कर दीजिए। सो 62 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 4% इट्स कम्स टू द 19,34,400। ये आप लेस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5,92,800 और उस पे 50% आपका पेनल्टी बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं मान लो बीटा लिमिटेड की कंपनी की बात करूं तो 12 लाख रुपीस का आपका लॉस था, और 12 लाख का लॉस आपका 6 लाख हो गया इन द इंटीमेशन। तो इंटीमेशन में जो इनकम चेंज होती है, क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइस एक बात बताओ, 6 लाख से आपका 2 लाख रुपीस लॉस हो गया, 4 लाख का आपका लॉस कम हुआ, कहां पे? इन द असेसमेंट। तो गाइस क्वेश्चन ये आता है कि 4 लाख रुपीस है, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है? आंसर इज यस। तो अब आप एक काम करो, जो 4 लाख रुपीस है इस पे सीधा 30% टैक्स निकाल दो प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 1,24,800 आया, और 124,800 पे आप एक काम करो 50% आप पेनल्टी ले लो, 62,400 आ जाएगा। उसके बाद आपके रीअसेसमेंट में क्या हुआ कि लॉस जो था वो कन्वर्ट हो गया इनकम में, तो ये 8 लाख रुपीस आया, तो 8 लाख रुपीस आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है, 8 लाख पे टैक्स निकाल दो। तो आप क्या करोगे, 8 लाख रुपीस पे टैक्स निकालोगे सीधा 30% की रेट से प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से 249,600, तो आपका 249,600 का 50% आपका पेनल्टी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है
वो आप इजीली कर सकते हो कि उसका इनकम सीधा असेसमेंट में 14 लाख हुआ तो 14 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दो। यहाँ पे क्वेश्चन को जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दे रखा है ओल्ड टैक्सेशन रेजिम फॉलो करते हैं तो ओल्ड टैक्सेशन रेजिम से उस पर टैक्स निकाल दो और जो टैक्स आएगा उसका 50% आपका पेनल्टी बन जाएगा। उसके बाद में गाइस एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप खुद कर लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर 8 में भी दे रखा है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस अगर मैं आपके साथ में बात करूं अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम में, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो जैसे एक मैंने आपके सामने एक केस लॉ ले रखा है, समझने की कोशिश करना। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है यस बैंक प्राइवेट लिमिटेड। यस बैंक प्राइवेट लिमिटेड का इनकम एज पर द रिटर्न इनकम है वो 10 लाख था, इंटीमेशन में उनका इनकम 15 लाख हो गया। एक बात बताओ क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है कि नहीं? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस। लेकिन गाइस एक बात बताओ, यहां असेसमेंट में इनका इनकम 15 लाख से 22 लाख हो गया, तो 15 लाख से 22 लाख हुआ, इसका मतलब इनका इनकम 7 लाख रुपए से बढ़ गया। तो क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है? राइट आंसर इज यस, इट इज अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस। अब यहां पे एक और चीज समझना, लेकिन जब कंपनी है तो वहां पे मैट भी लगता है। मैट में भी यहां पे मैट बढ़ गया। देखो आपका जब इन्होंने क्या किया, रिटर्न फाइल किया था उस टाइम पे उनका मैट था 50 लाख, बुक प्रॉफिट बेसिकली, नॉट मैट। मैट बुक प्रॉफिट पे आता है, तो मैट जो था वो बुक प्रॉफिट जो है वो आपका 50 लाख था। इंटीमेशन में इनका जो बुक प्रॉफिट है वो 60 लाख हो गया, तो क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइस यहां पे जो असेसमेंट में आपका बुक प्रॉफिट भी बढ़ गया और असेसमेंट में आपका बुक प्रॉफिट बढ़ के और यहां पे 22 लाख रुपए से आपका बुक प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है? आंसर इज यस बाबू, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है। और गाइस एक बात बताऊं, जब ऐसा होता है ना तो यहां पे आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी आ जाएगी पता है? एक तो असेसमेंट में आपकी जो नॉर्मल इनकम बढ़ी वो 7 लाख और एक आपका यहां पे बुक प्रॉफिट बढ़ा 22 लाख, तो 22 लाख और 7 लाख कम्स टू द 29 लाख। तो 29 लाख है ना, ये आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अंडर रिपोर्टेड इनकम, 7 लाख एंड 22 लाख, 29 लाख इज योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान देना यहां पे, सर इस पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो जैसे 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालना पहले मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालना है? 15 लाख प्लस 7 लाख 22 लाख पे टैक्स ले लो और माइनस कर दो 15 लाख पे जो टैक्स आता है वो 7 लाख पे टैक्स आ जाएगा। यहां टैक्स रेट क्या रहेगा? ऑब्वियसली 30% और 25% दैट डिपेंड्स ऑन द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 23-24। अब एक बात समझना, यहां आपका 22 लाख रुपीस जो बुक प्रॉफिट बढ़ा, तो 22 लाख रुपीस पे टैक्स है वो मैट की रेट से लोगे 15% की रेट से, तो 15% की रेट से टैक्स निकाल दो, हेल्थ एंड एजुकेशन से ले लो, तो ये जो टैक्स आएगा ना उस टैक्स का फिर आपको 50% या 200% पेनल्टी रहेगा। लेकिन गाइस अभी मैं जो एक चीज लाइन जो बोलने वाला हूं, अगर वो कैच कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आ गया दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी, ध्यान रखना। इधर देखो, लॉ मेकर्स कभी ये बोलते हैं, कभी क्या यहां पे लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर आपकी जो इनकम यहां नॉर्मल इनकम जो बढ़ी है और जो आपका बुक प्रॉफिट बढ़ा है वो अगर सेम एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ी है, तो वो एडजस्टमेंट आपका इधर आ गया है, तो इसके अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं लेंगे। एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया कि इनकम टैक्स पे किया था 5 लाख का, तो इनकम टैक्स पे किया था 5 लाख का और आपने उस इनकम टैक्स को पीएनडल के डेबिट में डाल दिया। यहां पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स 5 लाख डाल दिया। तो गाइस एक बात बताओ, नॉर्मल टोटल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, नॉर्मल जब टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो इसको 5 लाख को ऐड करना पड़ेगा। राइट आंसर इज यस, ऐड करना पड़ेगा। जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख को ऐड करना पड़ेगा। आंसर इज यस। तो एओ ने क्या किया, असेसमेंट में इस 5 लाख को यहां पे ऐड कर दिया, जिसकी वजह से आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम 7 लाख है। लेकिन गाइस बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम भी तो ये 5 लाख ऐड होना चाहिए। याद करो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन, वी स्टार्टेड विद द नेट प्रॉफिट एज पर द पीएनडल अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 वाला, और जो शेड्यूल 3 वाला जो पीएनडल था उसके हिसाब से आप जब बुक प्रॉफिट चालू करते थे, नेट प्रॉफिट से चालू करते थे, ऐड क्या करते थे, इनकम टैक्स इंटरेस्ट एजुकेशन से सरचार्ज डीडीटी सब ऐड बैक कर दो। तो गाइस ये जो 5 लाख है ना, ये 5 लाख आपने अपने कंपनीज अकाउंट में भी डाल दिया था, वो ऐड बैक हो जाएगा बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहां पे ऐड बैक कर दिया।
तो ये जो 5 लाख है ना, इस 7 लाख में भी है और 22 लाख में भी है। ये जो सेम 5 लाख है वो 7 लाख में भी है और 22 लाख में भी है। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि इसमें रखना है, इसमें से हटाना है। तो यहां पे 22 लाख में से आप 5 लाख है वो लेस कर देंगे तो आपका बचेगा 17 लाख रुपीज। सो गाइस यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 17 लाख है। तो 17 लाख प्लस आपका जो 7 लाख है, टोटल कम्स टू द 24 लाख। दिस 24 lakh is called your underreported income. You got my point or not? You understood my point or not? Yes sir, we have understood your point. चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज द कुछ केसेस ऐसे हैं जब आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना वो मिस रिपोर्टेड इनकम बन जाएगी। मतलब आपका जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, वो वाली बात है करके, ठीक है। तो नॉर्मली गंगाधर है तो उसमें 50% ही पेनल्टी लग रही थी टैक्स का, लेकिन गाइस गंगाधर ही शक्तिमान बन जाएगा अगर मिस रिपोर्टिंग का केस है। तो मिस रिपोर्टिंग कब मानी जाती है? ये आपके 6 केस ऐसे हैं जब आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम मिस रिपोर्टेड मानी जाएगी और उसमें आपको जो पेनल्टी है वो 200% ऑफ टैक्स लग जाएगी। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, मतलब आपने कोई जो फैक्ट थे उसको मिस रिप्रेजेंट किया, सप्रेस किया, दैट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट। एग्जाम्पल इज कि मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला था लेकिन आपने उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 बता दिया, तो आप तो गलत कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट कर रहे हो। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था, जो कि 20% या नॉर्मल 30% से टैक्सेबल होना चाहिए, उसको आपने 12.5% बता दिया, तो वो आपका मिस रिपोर्टिंग का केस है। दूसरा, फेलियर टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं और एओ को पता चल गया, एओ डिस्कवर द इन्वेस्टमेंट। और क्लेम ऑफ एनी एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस, मतलब आपका बोगस बिल है, बोगस एक्सपेंडिचर है, या रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो गाइस उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? ये आपका मिस रिपोर्टिंग का केस बनेगा। एंड फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग बेयरिंग इन द टोटल इनकम, ऐसी कोई रिसिट थी जो आपको बुक्स में लिखनी चाहिए थी, आपने सेल्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया। या फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं, आपने वो किया ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारे मिस रिपोर्टिंग का केस बन जाएगा। तो देखो ये 6 केस में क्या होगा कि गंगाधर ही शक्तिमान। अब आप छोटे बच्चे हो, जैन जी वाले हो, आपको समझ में आएगा नहीं गंगाधर शक्तिमान क्या था, ठीक है। बट गाइस एक बात बताऊं, इसमें क्या होता है कि मतलब क्या अब एग्जांपल दूं आपके लिए करके, ठीक है। मतलब आपका फ्रेंड है, नॉर्मल इज अ फ्रेंड और फ्रेंड से शादी हो गई, ऐसा वाला, तो फ्रेंड इज अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, शादी हो गई तो मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब एक बात समझना, अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो टैक्स पे पेनल्टी 50%, मिस रिपोर्टिंग है तो 200% है। 200% कौन कौन से केसेस में आएगा? सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, दूसरा फेलियर टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तीसरा क्लेम द एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय द एविडेंस, चौथा रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड लास्ट पांचवा इज फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग बेयरिंग इन द टोटल इनकम, और दैट इज फेलियर टू रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड नहीं किया इनकम को। एंड गाइस फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। अब गाइस एक चीज समझना, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें, ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी इनकम बढ़ेगी बाय द एओ इन द असेसमेंट, बट ये अंडर रिपोर्टेड मिस रिपोर्टेड का केस ही नहीं है। दिस इज नॉट अ अंडर रिपोर्टेड मिस रिपोर्टेड का केस। तो देखो, केसेस नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम अंडर सेक्शन 270A। तो सेक्शन 270A में कुछ ऐसे 4 केसेस दे रखे हैं जिसमें ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। कौन कौन से केसेस? सबसे पहला, अमाउंट ऑफ इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच असेसी ऑफर एक्सप्लेनेशन, और यहां पे एओ, सीआईटी, पीसीआईटी, जेसीएपीएल, सीआईटीएपीएल इज सेटिस्फाइड दैट द एक्सप्लेनेशन इज बोनाफाइड एंड ऑल द मटेरियल फैक्ट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू सब्सटेंशिएट द एक्सप्लेनेशन। अब गाइस यहां पे है ना, एओ जो है या फिर जो सीआईटी, पीसीआईटी, जेसीएपीएल, सीआईटीएपीएल, इनको आपने एक्सप्लेनेशन दिया और इन्होंने क्या किया कि वो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, आप इजीली समझ जाओगे। हुआ क्या गाइस पता है आपके केस में? आपके केस में एक एक्सपेंडिचर पी था, वो 7 लाख रुपीस का था, और वो 7 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर पी डिसअलाउड होना चाहिए था, बट आपने उसको अलाउ किया। आपने उसको अलाउ किया, ठीक है, आपने उसको अलाउ किया। आपने अलाउ क्यों किया? क्योंकि मान लो एक केस लॉ था बॉम्बे हाईकोर्ट का, और बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे वो अलाउ कर दिया और आपने रिटर्न में अलाउ किया, डन। लेकिन गाइस आगे जाके क्या हुआ पता है? लॉ में अमेंडमेंट आ गया और निर्मला सीतारमण जी ने, निर्मला ताई ने अमेंडमेंट ला लिया, और अमेंडमेंट करके निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि ये एक्सपेंडिचर पी है, ये डिसअलाउड होना चाहिए। लेकिन ये अमेंडमेंट बाद में आया,
अब हुआ क्या, जब एओ असेसमेंट कर रहा था, एओ बोलेगा यार ये तो डिसअलाउड होना चाहिए, बोला हाँ डिसअलाउड कर लो, लेकिन पहले अलाउ क्यों किया था, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट था। तो यहां पे एसएससी अगर ये एक्सप्लेनेशन दे देता है कि हमारी एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड है ना भाई, जब वो जजमेंट आया बॉम्बे हाईकोर्ट का तब उसके बेसिस पे तो अलाउ था, अब निर्मला सीतारमण जी ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर लिया तो उसमें मेरी क्या गलती, तो उस पर्टिकुलर केस में ये अंडर रिपोर्टिंग का केस नहीं बनेगा। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो दोनों सेम है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट आर करेक्ट एंड कंप्लीट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ आईटी अथॉरिटी, बट द मेथड एम्प्लॉयड इन सच दैट द इनकम कैन नॉट प्रॉपरली डिड्यूस देयर फ्रॉम, and assessee has on his own estimated a lower amount of addition or disallowance on the same issue and has included such amount in the computation of his income and disclose all the fact material to the addition or disallowance। तो गाइस एक बात बताओ, ये दोनों ही पॉइंट है ना वो एस्टिमेट्स की बात करते हैं। एस्टिमेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपने प्रोविजन फॉर वारंटी पीएनडल के डेबिट में डाला, कुछ वारंटी का प्रोविजन था जो कि आपने कैलकुलेट कर किया और वो आपने 10% लिया, तो 10% पीएनडल के डेबिट में डाला, लेकिन जब असेसमेंट हो रहा था और एओ बोलता कि नहीं नहीं यार ये तो 7% होना चाहिए, तो यहां एस्टीमेट चेंज हुआ ना, आपने कोई फ्रॉड थोड़ी किया यार, यहां एस्टिमेशन चेंज हुआ और उसकी वजह से एओ ने आपकी इनकम बढ़ा दी, तो उस केस में ये अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग का केस नहीं बनेगा। एंड लास्ट पार्ट ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडिशन मेड इन द कन्फर्मिटी विद द आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय द टीपीओ। सो हियर वेयर द असेसी हैज मेंटेन द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, असेसी ने टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाई थी, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड गाइस उसने सब चीजें डिस्क्लोज की थी, लेकिन टीपीओ ने मेथड चेंज की। जैसे हो सकता है आपने क्या किया, पहले आपने जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बताया था, आपने टीपी स्टडी रिपोर्ट भी बताई थी, आपको लगता था कप मेथड सही है, टीपीओ बोलता है कि नहीं नहीं आपके केस में रीसेल प्राइस मेथड सही है या आपके केस में टीएनएमएम सही है, और उसकी वजह से अगर आपकी इनकम बढ़ गई, देखो आपने कोई चुराया नहीं है, यहां पे आपने कोई चोरी नहीं किया, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपने सब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो बताए थे। अगर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बताओगे ही नहीं ना तो सीधा वो मिस रिपोर्टिंग का केस बन जाएगा, लेकिन आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बताए थे और यहां पे एस्टिमेशन वगैरह की वजह से चेंज हो गया, टीपीओ की रिपोर्ट की वजह से अगर एओ इनकम बढ़ा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में ये अंडर रिपोर्टिंग का केस नहीं बनेगा। तो गाइस अगर आपको याद रहेगा तो मैं आपको जब ये एग्जांपल समझा रहा था ना, तो मैं बार बार इसलिए ऐसा बोल रहा था कि आपको 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालना है पता है, 15 लाख प्लस 7 लाख और माइनस करो टैक्स ऑन 15 लाख, बिकॉज हो सकता है ना कि आपकी इनकम 7 लाख बढ़ी बट इसमें से 3 लाख की इनकम ऐसी है जो अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, आपकी ओनली 4 लाख की इनकम है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे, इसलिए मैं बार बार ऐसा नहीं बोल रहा था कि 22 लाख माइनस 15 लाख पे टैक्स, नहीं, आप 4 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे, 15 लाख प्लस 4 लाख दैट इज 19 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस कर दो 15 लाख पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो, दैट इज द टैक्स ऑन द 4 लाख रुपीज इनकम। डन। ओके गाइस, नाउ ये अंडर रिपोर्टेड का जो पेनल्टी होता है ना, या आपका जो अंडर रिपोर्टेड इनकम का या मिस रिपोर्टेड इनकम का जो 270A का पेनल्टी है, ये पेनल्टी माफ करा सकते हो आप, इसमें इम्यूनिटी ले सकते हो अंडर सेक्शन 273A। और सेक्शन 273A क्या बोलता है पता है, कि जो भी सीआईटी पीसीआईटी है उनके पास में ये पावर है कि वो चाहे तो आपकी ये पेनल्टी रिड्यूस कर सकते हैं एज वेल एज द वेव भी कर सकते हैं। वेव का मतलब खत्म करना, रिड्यूस का मतलब कम करना, लेकिन वो कब कर सकते हैं, जब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, assessee has voluntarily made full and true disclosure of all the fact relating to his income in the good faith even before the detection of the same by the AO। जब AO ने डिटेक्ट नहीं किया उससे पहले ही आपने गुड फेथ में सब फुल्ली और ट्रूली डिस्क्लोज कर दिया है। जैसे आपको पता रहेगा, तो जब मैं आपको 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला था कभी कभी आपको जब पता चल जाता है कि भैया आपकी ये इनकम पकड़ी जाएगी, तो आप आगे से उस रिटर्न के रेस्पॉन्स में बता दो। जब आपको 148 का रिटर्न भरने के लिए दिया जाता है कि आप 148 के नोटिस के रेस्पॉन्स में रिटर्न फाइल करिए, तो मैं हमेशा बोलता था आप खुद ही बता दो बेटर रहेगा। तो अगर आप खुद ही बता देते हो तो बेटर रहेगा। तो अगर आपने खुद ही बताने के लिए लाइक आप खुद ही बता देते हो आगे से, तो पहली कंडीशन कि आपने खुद ने फुल एंड ट्रूली डिस्क्लोज किया है एओ के डिटेक्शन से पहले। दूसरी चीज, assessee has cooperated with the department in the inquiry and assessee has paid the applicable taxes along with the interest in full, and above relief is available only once in the lifetime। And guys, CIT PCIT can reduce or waive the penalty if your income is up to 5 lakh rupees। but guys, अगर मान लो 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो CIT PCIT को उनके बॉसेस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, दैट इज CCIT PCCIT DGIT PDGIT
अप्रूवल इज रिक्वायर्ड वेयर इनकम इज मोर देन द 5 लाख। तो गाइस एक बात बताऊं, यहां पे एक सेक्शन होती है 273 ए, ये क्या बोलती है कि सीआईटी पीसीआईटी के पास में ये पावर है कि वो आपकी पेनल्टी जो 270 ए वाली है उसको वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और वेव और रिड्यूस कर सकते हैं उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, एसएससी ने फुल ट्रू डिस्क्लोजर किया है उसके पकड़ने से पहले ही। दूसरी कंडीशन, एसएससी हैज कोऑपरेटेड विद द डिपार्टमेंट इन एनी इंक्वायरी। तीसरी कंडीशन के एसएससी ने जो भी टैक्सेस आता था वो पे कर दिया है इंटरेस्ट के साथ में। और ये लाइफ में एक बार ही ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, भले मिस रिपोर्टिंग का केस है तो भी आप ये एक बार ही ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो करके, ठीक है। लेकिन ये लोग वेव करेंगे अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो इनको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, बट इनकम अगर जो है वो 5 लाख से ज्यादा है तो इनको भी इनके बॉसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एक और गाइस एक और पॉइंट ये आता है कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपका अंडर रिपोर्टिंग का केस है, मैं मिस रिपोर्टिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, अंडर रिपोर्टिंग का, देखो ये वाला जो था ना ये मिस रिपोर्टिंग के केस में भी चलेगा, बट अदरवाइज अगर आपका अंडर रिपोर्टिंग का केस है ना तो आप है ना ईओ को बोल सकते हो कि सर प्लीज पेनल्टी माफ कर दो ना, अंडर रिपोर्टिंग वाला। अगर अंडर रिपोर्टिंग का केस है, मिस रिपोर्टिंग का नहीं है, तो आप एओ को बोल सकते हो प्लीज सर माफ कर दो ना पेनल्टी करके, ठीक है। तो अगर वो चाहे तो पेनल्टी को वेव या रिड्यूस एओ कर सकता है। कौन से केसेस में, देखो तो एक सेक्शन होती है 270 ए, ये बोलती है इम्यूनिटी फ्रॉम इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी एज वेल एज द प्रोसिक्यूशन अंडर द अंडर रिपोर्टेड इनकम। प्रोसिक्यूशन मतलब जेल में भी वो माफी दे सकता है। एसएससी में फाइल द एप्लीकेशन टू एओ फॉर ग्रांट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ द पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 ए एंड प्रोसिक्यूशन इफ ही हैज पेड टैक्सेस अलोंग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट within the time limit as per the notice of demand and does not file an appeal against the order of AO। तो उसने जो है ना जो टैक्सेस था along with the applicable interest उसने सब पे कर दिया और एसएससी आगे अपील में नहीं जा रहा, तो प्लीज माफ कर दो ना। तो देखिए नो इम्यूनिटी शैल बी ग्रांटेड बाय एओ इन केस ऑफ द मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन हैज टू बी मेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर ऑफ एओ इज रिसीव्ड। तो एओ का ऑर्डर जब बन के आ जाता है तो उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर अंदर आप रिक्वेस्ट करो। एंड एओ हैज टू पास एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग एसएससी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, हियर एओ हैज टू पास द ऑर्डर आइदर टू एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन डन। सो दिस इज द इम्यूनिटी फ्रॉम द एओ, बट ये सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग के केस में मिल सकता है, मिस रिपोर्टिंग के केस में नहीं मिल सकता। बट ये वाला जो है ना लाइफ में एक बार वाला ऑप्शन, ये मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग दोनों के केस में मिल सकता है। गाइस एक बात बताऊं, उसके बाद है ना कुछ प्रोसिक्यूशन दे रखा है। अब मेरी हिम्मत तो नहीं है आपको प्रोसिक्यूशन पढ़ाने की, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और रीड कैसे करेंगे कि देखो सबसे पहले ये है कि जैसे मान लो एक सेक्शन होती है 275 ए, वो क्या बोलती है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द डीम्ड सीजर या रेस्ट्रेंट जो ऑर्डर होता है उसका कॉन्ट्रावेंशन किया, ये आपको रेड केसेस में मैंने बता रखा है कि रेड केसेस में क्या होता है, कभी कभी किसी एसेट को सीज करना पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इट्स वेट वॉल्यूम नेचर क्वांटिटी, तो वहां पे ऑर्डर देके आ जाते हैं, बोलते हैं कि भैया एक पता है आपको, एक बार मैंने बोला वहां आरडीएक्स मिल गया और आरडीएक्स मिल गया और आरडीएक्स को ले जा थोड़ी सकते, फट जाएगा ना वो करके, ठीक है। तो उसमें एक ऑर्डर देके आते हैं कि जब तक हम ना बोले इसको हटा नहीं सकते, इसको डीम्ड सीजर बोला जाता है। और एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर का मतलब होता है, हमारे शायद बैच में वो मुस्कान का नेकलेस पता है, मुस्कान का बॉस का कनेक्शन, बॉस के यहाँ रेड हो जाती है, तो अगर वो ऑर्डर का आपने पालन नहीं किया तो आपको अप टू 2 साल तक की जेल हो सकती है और उसमें फाइन भी लग सकता है। उसके साथ साथ में जब आपकी रेड होती है तो रेड के केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने के लिए आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर आप वो नहीं करते हो तो उसमें आपको 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है करके, ठीक है। उसके बाद रिमूवल, कंसीलमेंट, ट्रांसफर और डिलीवर ऑफ द प्रॉपर्टी, टैक्स रिकवरी को रोकने के लिए, अगर टैक्स रिकवरी आपकी होने वाली है और उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, असेट को रिमूव कर सकते हो, कर देते हो, कंसील कर देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, किसी और को डिलीवर कर देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अप टू 2 इयर्स तक की आपको पेनल्टी लगेगी और प्लस फाइन भी। तो यहां पे आप देखोगे प्लस फाइन और है करके, ठीक है। तो गाइस यहां पे कुछ ये सेक्शंस दे रखिए, आप इसको रीड कर लीजिए और रीड करोगे आपका काम बन जाएगा। एक और चीज समझना, ये पहला वाला पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो जैसे इसमें आप देखोगे ना एक सेक्शन होती है 276 सीसी, 276 सीसी क्या बोलती है कि अगर आपने विलफुल डिफॉल्ट किया और जानबूझ के आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, यहां पे एक वो एक्सेप्ट लिख लेना अगर आपकी बुक में नहीं लिखा हो तो, अगर आपने विलफुल डिफॉल्ट किया और आपने विलफुली रिटर्न फाइल नहीं किया टैक्स को अवॉइड करने में तो उसमें पेनल्टी लग जाएगी। बट अगर आपका विलफुल डिफॉल्ट नहीं था, मेंसरिया नहीं था, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, मेंसरिया होता है ना, अगर मेंसरिया नहीं था तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। उसके बाद में गाइस डीके शिव कुमार का केस ये बोलता है कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल
अगर सेक्शन 276 सी क्या बोलती है कि 276 सी वाली जो सेक्शन है वो ये बोलती है कि भाई साहब आपने अगर विलफुल टैक्स को इवेड करने के लिए या पेनल्टी को इवेड करने की कोशिश की है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको प्रोसिक्यूशन हो सकता है, और प्रोसिक्यूशन इसमें अप टू 7 ईयर्स तक भी हो सकता है। अब हुआ क्या, ये डीके शिव कुमार जो है ये बेसिकली कांग्रेस से है और ये कर्नाटका के है, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी कर्नाटका में इलेक्शन थे उनके ऊपर रेड हुई। अब रेड में क्या हुआ, इन्होंने किसी को लोन दे रखे थे वो रिकॉर्ड किए नहीं थे, लोन दे रखे थे वो रिकॉर्ड किए नहीं थे। अब उन्होंने बोला कि आपके जो लोन है वो रिकॉर्ड नहीं थे, अभी उसको रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने और बोला आपको ये इंप्रिजमेंट हो जाएगा, उसको जेल में डालना चाहते थे बेचारे को। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ लोन जो थे पहले बताए नहीं गए थे अब बता दिए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टैक्स इवेड किया जब तक ये प्रूव ना हो कि लोन नहीं बताए थे टैक्स इवेड करने के लिए। मैंने किसी को लोन दिया, मैंने बुक्स में एंट्री नहीं की, अब वो लोन जो था वो मान लो पैसा मेरा टैक्स भरा हुआ पैसा था, मैंने बुक में एंट्री नहीं की तो मैंने बताया नहीं था, अब मैं उन्होंने पकड़ लिया, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि मैं टैक्स इवेड करना चाहता था? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। और इसी को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट ने डॉक्टर डीके शिव कुमार के केस में ये जजमेंट दिया। ये वाला जो केस लॉ है एटी देवप्रभा, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसके बाद में चलिए मैं आपको अगर दूसरे कुछ क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहां पे सबसे पहला सर अगर फेलियर टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड तो कितना पेनल्टी लगेगा? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 व्हिचएवर इज लोअर। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन आपको पता है स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ाया था, वो डायरेक्शन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको बैच जजमेंट असेसमेंट हो जाता था और 10,000 का पेनल्टी लगता था अंडर सेक्शन 272। तो 272 में आपका 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा। फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट का 3CB का रिपोर्ट फाइल नहीं किया तो इसमें आपको 1 लाख रुपए का पेनल्टी है वो आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि जैसे आपको पता है आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 25,000 का पेनल्टी लगेगा, और उसकी ऑडिट नहीं कराई तो उस पर्टिकुलर केस में 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 व्हिचएवर इज लोअर का पेनल्टी लगेगा। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं तो क्या आपको दोनों पेनल्टी लगेगी, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाने की और एक ऑडिट नहीं कराने की, क्या दोनों पेनल्टी लगेगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना बनाने की ओनली 25,000 की पेनल्टी लगेगी, जो ऑडिट वाली पेनल्टी 271B वाली है वो आपको नहीं लगेगी करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट वेवर ऑफ पेनल्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिए और आप इसको रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो पेनल्टी वाला पार्ट है ये आप एक बार इसको ट्रांसफर प्राइसिंग का पेनल्टी, अगर आपने रिपोर्ट सबमिट नहीं की डॉक्यूमेंट तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट टीपी स्टडी रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू करके, ठीक है, उतना पेनल्टी लगेगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एक बार आप रीड कर लो करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना इसको आप एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 को ठीक से आप रीड कर लेना। उसमें क्या होता है, अगर आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो बेसिकली इस पार्ट पे है, एक प्रोसिक्यूशन होता है ये वाला, क्या अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अगर आपने विलफुल रिटर्न फाइल नहीं किया और आपने इवेट टैक्स किया है मोर देन 25 लाख तो 6 मंथ टू 7 ईयर का पेनल्टी, अदरवाइज 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स का पेनल्टी प्लस फाइन। और लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया 139(1) में, लेकिन अगर आपने रिटर्न जो है वो फर्निश कर दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर, या फिर रिटर्न फर्निश कर दिया अंडर सेक्शन 139(8)(a) दैट इज इन दैट 4 ईयर विद इन द टाइम प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, या फिर अगर मान लो आपका जो टैक्स पेबल बाय द पर्सन है कंपनी को छोड़ के ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइन ऑन द रेगुलर असेसमेंट आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ टीडीएस टीसीएस सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज अप टू द 10,000, तो ये पेनल्टी ये प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। मींस कंपनी को छोड़ के अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था और टैक्स जो डिटरमाइन होता है वो आपका अप टू 10,000 ही है आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एंड ऑल, तो ये वाला प्रोसिक्यूशन आपको नहीं लगेगा 276 सीसी में। बट ये 10,000 वाली जो लिमिट है ना ये सबके लिए है अदर देन कंपनी। तो गाइस ये इसी पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि भैया आपका जो टैक्स डिटरमाइन होता है वो 8,900 होता है, लेकिन ये फर्म है, तो फर्म है और 8,900 डिटरमाइन हुआ, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ये प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर ये कंपनी होती तो उस पर्टिकुलर केस में ये प्रोसिक्यूशन आता और आपको जेल जाना पड़ता करके, ठीक है। अगर एचयूएफ ने कोई भी गड़बड़ की है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? कर्ता को। बट अगर कर्ता ये प्रूव कर देता है कि मेरी गलती नहीं है भाई, तो जो मेंबर की गलती है उसको जो है वो पनिश किया जाएगा करके, ठीक है।
डन। ये गाइस 271 AD का जो पेनल्टी है ना, ये आपको मिसलेनियस टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा। 271 AD का पेनल्टी है, ये आपको मिसलेनियस टॉपिक पढ़ो तो उसके साथ में समझ में आएगा। दैट इज रिलेटेड टू द प्रोविजनल अटैचमेंट एंड ऑल। तो आप मिसलेनियस टॉपिक में इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो अगर आप पढ़ोगे और फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे को लगता है इसमें आप पेनल्टीज में ये जो मैंने इतना पढ़ा है उतना अगर आप ढंग से देख लेते हो और 1 घंटा और दे दो और जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार वापस से गो थ्रू कर दो, वापस से एक बार गो थ्रू कर दो प्रोविजन को, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। बट इसके साथ साथ में आप मिसलेनियस टॉपिक देखिए इसके बाद में, तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक जो है उस वाले में भी बहुत सारी पेनल्टीज है। कौन सी पेनल्टी? जैसे 269 SS का पेनल्टी, 269 T का पेनल्टी, ये सब जो पेनल्टी है वो आपके मिसलेनियस प्रोविजन वाले टॉपिक में है। तो चलो मैं ट्राई करूंगा कि मिसलेनियस प्रोविजन वाले टॉपिक का भी आपको रिवीजन लेक्चर दे दूं करके, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहिए दिन में, ज़्यादा मोबाइल से पास में चिपके मत रहिए, मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर भगाइए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाय, टेक केयर।